हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं नाम ललित खुराना और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाय ललित सर। जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल पर आपको कंप्लीट जीएस रिलेटेड सभी टॉपिक्स कराए जाते हैं और जो भी नोटिफिकेशन होती है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड वो भी आपको इसी चैनल पर कराई जाती है। और आज हम ऐसे एग्जाम के बारे में बात करेंगे जिसका वेट आपको बहुत टाइम से है। आज मैं आपको हरियाणा सिविल सर्विस के बारे में सब इंफॉर्मेशन दूंगा कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, पोस्ट क्या है, एज क्या है और क्या क्या उसमें टॉपिक्स, क्या क्या उसमें सिलेबस है, क्या क्या उसका पैटर्न चेंज हुआ है, जो नया पैटर्न आया है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आज हम आपको हरियाणा सिविल सर्विस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा ताकि आपको जब नोटिफिकेशन आएगा आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको पता चल सके कि वो पोस्ट आपके लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो आपको उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। आज मैं आपके सामने पोस्ट के बारे में डिस्कस करूंगा कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट आती हैं और कौन एज लिमिट क्या है, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, किस मतलब इसको अप्लाई करने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, और न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न की एग्जामिनेशन पैटर्न को जो नया पैटर्न एचसीएस के द्वारा लॉन्च किया गया इसी साल जो सरकार ने फैसला लिया था वो कौन सा नया पैटर्न था वो आज मैं आपको डिस्कशन करूंगा। तो उसके बाद अपडेट सिलेबस और सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुआ है ये आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो आपसे निवेदन है कि आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा और आपको वीडियो पसंद आएगी तो आपको उसको लाइक और शेयर जरूर करना है, जितना हो सके आपको उसको शेयर करना है ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके, ताकि हर स्टूडेंट को एचसीएस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। पहले अगर आपको एचसीएस की तैयारी करनी है तो एचसीएस की मैं आपको कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं वो क्वेश्चन सारे, और जो जितने भी पीसीएस में किसी भी पीसीएस में यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, कोई भी पंजाब पीसीएस, जो भी पीसीएस में क्वेश्चन या आईएएस लेवल को जो भी क्वेश्चन पीसीएस में पूछे जाते हैं उसको मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट क्वेश्चन इसी चैनल पर कराऊंगा। तो आपको अगर एचसीएस की तैयारी करनी है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जीके बाय ललित सर को सब्सक्राइब जरूर करें। और आने वाले टाइम में आपको एक एक क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपको एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कराया जाएगा। तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब किए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको जो एचसीएस का एग्जाम है आपके बेस्ट से बेस्ट आपका स्कोर हो सके और आपको कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि तैयारी तो हो जाती है लेकिन जब क्वेश्चंस की बारी आती है तो पता नहीं चलता कि कौन से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपको मैं कंप्लीट क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा जिसमें प्रीवियस ईयर के तो क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे और उसके साथ साथ जो आने वाले टाइम में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी आपको क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि एचसीएस एग्जाम होता क्या है। आपको पता होना चाहिए एचसीएस एग्जाम है क्या। किसी भी पोस्ट को जानने से पहले पता होना चाहिए एचसीएस कोई किसी एग्जाम के बारे में कि उस एग्जाम को होता क्या है। वो जो हरियाणा पुलिस सर्विस कमीशन है ये कंडक्ट क्या कराता है, हरियाणा सिविल सर्विस, मतलब हरियाणा सिविल सर्विस जो एचसीएस एग्जाम है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो कौन कंडक्ट कराता है। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ये कंडक्ट कराता है एग्जाम टू रिक्रूट द कैंडिडेट ऑफ वेरियस स्टेट गवर्नमेंट सर्विस। जो एचपीएससी है वो हमारा एचसीएस का एग्जाम कंडक्ट कराता है। एचसीएस एग्जाम में रिक्रूट ऑफिसर टू द स्टेट गवर्नमेंट सेकंड ओनली टू द आईएएस ऑफिसर पोस्टेड इन द स्टेट। मतलब अगर आईएएस के बाद अगर आप सेकंड स्टेज देखें तो वो पीसीएस की स्टेज होती है। जो आईएएस जो सिलेक्ट होते हैं उसके बाद अगली स्टेज जैसे एसडीएम हो गया है और बहुत सारी वैकेंसी है जो एचसीएस के द्वारा स्टेट में भरी जाती है। तो आईएएस के बाद अगर कोई स्टेज आती है तो एचसीएस की आती है। हरियाणा स्टेट में एचसीएस की आती है, यूपी में जाओगे तो यूपी पीसीएस। तो हर एक स्टेट में एक पब्लिक सर्विस कमीशन हर स्टेट का बना होता है जो आईएएस से अगले लेवल पर आपकी पोस्टिंग कराता है। और इसमें कौन कौन सी पोस्ट आती है वो आपको एक एक करके आपको डिस्कशन कराऊंगा कि कौन कौन सी पोस्ट इसमें एचसीएस में होती है। सबसे पहली पोस्ट होती है हरियाणा सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव ब्रांच। जैसे कि आपको पता होगा जो आईएएस होते हैं, डीसी होता है, तो उससे अगली जो सर्विस होती है वो हरियाणा सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है जो एक आईएएस से सेकंड आईएएस फर्स्ट लेवल और उसके बाद एग्जीक्यूटिव ब्रांच उसके बाद सेकंड लेवल पे होता है। अगली पोस्ट है डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी। जो जैसे कि आईपीएस होता है, आईपीएस के बाद कौन आता है, आईपीएस के बाद डीएसपी डिस्ट्रिक्ट का मतलब पुलिस डिपार्टमेंट का हेड होता है। जो डिस्ट्रिक्ट का जैसे हेड माना जाता है आईपीएस को पुलिस डिपार्टमेंट में, वैसे ही अगर आईपीएस के बाद देखे तो डीएसपी जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस इसमें एक पोस्ट होती है। और उसके बाद होता है ए क्लास तहसीलदार जैसे कि नायब तहसीलदार। उसके बाद फिर एक ऊपर
एक क्लास तहसीलदार भी इसके द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं। अगला है ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर भी ये, और असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट जनरल एंड ट्रेनिंग ऑफिसर और असिस्टेंट रजिस्टर कोऑपरेट सोसाइटी। तो जितनी भी ये पोस्ट होती है ये सभी पोस्ट अच्छी पोस्ट होती हैं, अच्छे रैंकिंग पोस्ट होती है, जैसे कि हम ऑफिसर पोस्ट जिसको बोल सकते हैं, जैसे हम आईएएस के एग्जाम को बोलते हैं कि ये ऑफिसर पोस्ट है, वैसे ही एसएस की जितनी भी पोस्ट होती है वो सभी ऑफिसर पोस्ट होती है, ताकि इसमें भी एक आपको जितनी फैसिलिटी आईएएस को दी जाती है वो फैसिलिटी सबको एसएस को प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद अगली चीज आती है एज लिमिट क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एससीएस का एग्जाम अगर आप सोच रहे हैं अप्लाई करने के लिए तो उसकी एज लिमिट क्या है, तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसकी होनी चाहिए। तो अपर एज लिमिट जो अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जो जनरल कैटेगरी के लिए अगर जो अपर एज है एससीएस को अप्लाई करने की जो हाईएस्ट एज है वो 42 साल है, एक्सेप्ट फॉर डीएसपी पोस्ट। डीएसपी पोस्ट के लिए इसमें एक पोस्ट जो एज है वो कम है, और बाकी जितनी पोस्ट इसमें होती हैं उसके पोस्ट के लिए जो हाईएस्ट एज है जो अपर एज है वो जनरल कैटेगरी के लिए 42 साल है। उसके बाद जो लोअर एज है मतलब जब आप कम से कम किस एज में इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो कम से कम आप इसको 21 साल में अप्लाई कर सकते हैं। 21 साल कम से कम आपकी एज होनी चाहिए। 21 साल से लेकर 42 साल के जनरल कैटेगरी के जो पर्सन है वो एससीएस के एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो एज लिमिट ऑफ द पोस्ट डीएसपी, डीएसपी की एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए क्या है, तो 21 से 27 साल के लिए डीएसपी की जो एज लिमिट है वो एससीएस में है। 27 साल तक ही आप डीएसपी की पोस्ट के लिए जो मैंने आपको बताया था डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। उसके बाद एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन में बीसीए और बीसीए भी, जो हरियाणा में बीसीए जैसे ओबीसी होता है वैसे ही हरियाणा में बीसीए और बीसी भी होता है। तो उसमें एज रिलैक्सेशन कितनी दी गई है, तो उसमें एज रिलैक्सेशन 5 साल की दी गई है। मतलब हाईएस्ट एज उनकी क्या हो गई, तो हाईएस्ट एज उनकी अप्लाई करने की 47 इयर्स हो जाती है। एससी एसटी कैटेगरी को भी 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है, तो उसमें भी हाईएस्ट एज कितनी है, तो 47। डिवोर्स केसेस या जो सेपरेटेड होते हैं, जो अपनी पत्नी से अलग हो गई या पति पत्नी से अलग हो गया, उसमें भी 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है, तो 45 इयर्स उनकी हाईएस्ट एज होती है। पीडब्ल्यूडी जो हरियाणा है वो उसमें भी आपको 10 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। पीएच और पीडब्ल्यूडी हरियाणा जो भी है फिजिकल हैंडीकैप, उनको भी 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। तो हाईएस्ट एज कितनी हो गई, तो हाईएस्ट एज 50 इयर्स हो गई। और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड बिलोंगिंग टू एससी एसटी कैटेगरी आते हैं उनको 15 साल की दी गई है, लेकिन उनके हाईएस्ट एज कितनी है, उनके हाईएस्ट एज 55 साल तक वो बंदे अप्लाई कर सकते हैं एससीएस के एग्जाम को। तो वैसे तो जो थोड़ी जो उम्र में जो 21 साल से अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, तो अगर वो 2 या 4 बार, आपको कोई इसमें लिमिट नहीं है कि आप एक बार कर सकते हैं, 2 बार, जितनी बार आपका मन करे उतनी बार इस पेपर को अप्लाई कर सकते हैं। और फिजिकल स्टैंडर्ड और डीएसपी की पोस्ट के लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांगे जाते हैं। कम से कम आपकी 5 फुट 60 इंच हाइट होनी चाहिए, और लड़कियों की फीमेल की 5 फुट 2 इंच हाइट होनी चाहिए। तो जो डीएसपी की पोस्ट है उसके लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। और चेस्ट मेजरमेंट मेल के लिए होती है, फीमेल के लिए वो नहीं होती है, नॉट एप्लीकेबल फॉर फीमेल के लिए नॉट एप्लीकेबल होती है। अब एक चीज मैं इसमें बताना भूल गया, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो डीएसपी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसमें आपको डिग्री कोई भी एक डिग्री यूजी की डिग्री आप मतलब ग्रेजुएट होने चाहिए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको 21 साल तक 21 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट होने से पहले आप इस एग्जाम को अप्लाई, अगर ग्रेजुएट नहीं है तो आपको इस एग्जाम को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगला प्रोसीजर आता है सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें सिलेक्शन कैसे लिया जाता है, क्या क्या उसमें स्टेप होते हैं, क्या क्या उसमें प्रोसीजर होते हैं, ताकि आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे कितने स्टेज होते हैं। तो पहला जो इसमें है 3 स्टेज होते हैं। पहला आता है प्रीलिम्स जिसमें 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो उसके बाद आता है मेंस में 600 नंबर का पेपर होता है, और इंटरव्यू 75 नंबर का इसमें इंटरव्यू पूछा जाता है। तो टोटल मार्क्स कितना हो गए, टोटल मार्क्स 600 और 800 और 875 नंबर का जो है ये सिलेक्शन प्रोसेस होता है। लेकिन आपकी जो मेरिट लिस्ट लगती है वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कितने नंबर पे लगती है, कितने टोटल नंबर होते हैं जो मेरिट लिस्ट के लिए। तो उसके लिए तो आपको वीडियो को
पूरा देखना है, ताकि आपको एक एक चीज एससीएस के एग्जाम के बारे में पता चल सके। तो सिलेक्शन प्रोसेस जैसे आपको बताया कि 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स 200 नंबर का और मेंस 600 नंबर का और इंटरव्यू 75 नंबर का होता है। तो प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न क्या होता है, प्रीलिम्स में 2 पेपर आते हैं। पहला होता है जनरल स्टडी का, उसमें 100 नंबर का होता है, 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें और 2 घंटे का पेपर होता है। दूसरा पेपर होता है सी सेट का। तो सी सेट में कितने नंबर का होता है, सी सेट में 100 नंबर का, सी सेट में 100 नंबर का पेपर होता है। इसमें भी 100 क्वेश्चन आते हैं और इसमें 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है, ताकि आपको 2 घंटे जीएस के पेपर में, और ये जो पेपर दोनों है ये एक सेम डे पे ही आपको कंडक्ट कराए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जीएस का पेपर आज कराया जाए, सी सेट का पेपर बाद में कराया जाए। ये पेपर एक ही दिन में दोनों पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं। तो आपको याद रख, मतलब आपको देखना है कि आपको प्रीलिम्स के लिए 2 पेपर क्लियर करने हैं, पहले जनरल स्टडी का और दूसरा है सी सेट का। मैं आपको एक चीज बता दूं, जो जनरल स्टडीज के लिए अगर आपको 100 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको एक कट ऑफ होती है जो आपको डिसाइड करती है कि आपको सिलेक्शन उसमें हो सकता है कि नहीं हो सकता। जैसे आपको कट ऑफ, तो आपको सबको पता होगा कि एक कट ऑफ होती है, उसमें आपको वो कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है। जो सी सेट का एग्जाम है, जो हरियाणा सिविल सर्विस ने इसी साल क्वालिफाई कर दिया है, जो इस साल चेंज करा है हरियाणा सिविल सर्विस ने, वो आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा सिविल सर्विस ने जो सी सेट का एग्जाम है वो क्वालिफाई कर दिया है। तो आपको इसमें ओनली कितने मार्क्स लाने हैं, तो इसमें आपको ओनली 33 मार्क्स लाने हैं, ताकि 100 में से आपको 33 क्वेश्चन ठीक करने हैं। और इसमें आपको कट ऑफ, इसमें आपका कट ऑफ का कोई रोल नहीं होगा। आपके जो फर्स्ट पेपर में है उसमें आपको आपकी कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए, और सेकंड पेपर में आपकी जो सी सेट है इसमें आपको 33 नंबर होने चाहिए, 33 नंबर आपके होने चाहिए। तो 33 नंबर आपको इसमें लाने जरूरी होंगे, तभी आपका फर्स्ट पेपर भी काउंट होगा। तो आपको पता चल गया होगा कि दोनों पेपर किस बेसिस पे होते हैं। जो पहला पेपर है जनरल स्टडी का, उसमें हम आपको बता दूं कि क्या क्या उसमें पूछा जाता है। तो पहला है जनरल साइंस। सबसे ज्यादा वेटेज अगर आप देखो तो जनरल साइंस की होती है। मैं आपको एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन सी ज्यादा वेटेज, कितनी वेटेज क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आए हैं और आप उसको कैसे इजीली क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको एक स्ट्रेटेजी की एक वीडियो बताऊंगा जिसमें आपको एससीएस के एग्जाम के बारे में कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताऊंगा। अगर आपने मेरे पास कमेंट करके आपको जिस जिसको स्ट्रेटेजी पता करनी है तो आप मुझे ज्यादा ज्यादा कमेंट करें, ताकि मैं एक हौसले के साथ अगली स्ट्रेटेजी बता सकूं, आपको बता सकूं कि आपको एससीएस एग्जाम कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो एससीएस एग्जाम क्लियर करने के लिए सबसे पहले जो जनरल स्टडी में क्या क्या होता है, जनरल साइंस का मेजर पोर्शन होता है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा इसमें बायो का वेटेज होता है। तो आपको मैं अगली वीडियो में बता दूंगा कि प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुआ था सबसे ज्यादा वेटेज किस सब्जेक्ट से पूछा गया था। उसके बाद आता है करंट इवेंट ऑफ, मतलब करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो भी इसमें अच्छे पूछे जाते हैं। और सबसे ज्यादा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट। अगर आप जनरल साइंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया को देखो तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया नेशनल मूवमेंट, ये दोनों एक तरह के इक्वल वेटेज में पूछे गए थे। पिछले पेपर में 2 थे, इक्वल वेटेज में पूछे गए थे। अगला है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड जो इंडियन ज्योग्राफी तो आपको पढ़नी है, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपको पढ़नी है। और साथ ही साथ आपको मैप की प्रैक्टिस भी करनी है, ताकि आपको मैप के भी 1-2 क्वेश्चन जो मिलते हैं वो आप ठीक कर सको। और इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी, ये इंडियन कल्चर जो हिस्ट्री का ही पार्ट होता है, लेकिन इंडियन कल्चर के भी अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इसके भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक टॉपिक होता है हरियाणा जीके के बारे में, जिसमें हरियाणा की इकोनॉमी, हरियाणा के पीपल, सोशल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, सारी चीजें आपको हरियाणा की पता होनी चाहिए। तो आपको मैं एक वीडियो में बता दूंगा कि किस बुक से आप कौन कौन से टॉपिक कहां से क्लियर कर सकते हैं। आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैं आपको बताऊंगा बस अगर आप उस बुकों को अप्लाई कर लोगे तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आपका पेपर इजिली क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पेपर आता है सी सेट का, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। आपको ये भी पता होना चाहिए, सी सेट की कईयों को तो फुल फॉर्म ही नहीं पता होती है कि सी सेट होता क्या है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ताकि आपका एप्टीट्यूड इसमें टेस्ट होता है। आपको बताया जाता है कि आपको इसमें आप सबसे पहला जो टॉपिक होता है कॉम्प्रहेंशन, आपको इंग्लिश में कॉम्प्रहेंशन दे रखी होती है, उसमें आपको क्वेश्चन बताने होते हैं। इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगला होता है लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिक एबिलिटी, तो आपको इसमें रीजनिंग के भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के रिलेटेड जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको ज्यादा पूछे जाते हैं। और उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन भी
आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है बेसिक न्यूमेरिसी, नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक। क्लास 10th लेवल तक आपको बेसिक मैथ की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा जो पोर्शन इसमें होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन पूछी जाती है और आपकी बेसिक न्यूमेरिसी और लॉजिकल रीजनिंग का सबसे ज्यादा मेजर पोर्शन होता है। तो आपको इन टॉपिक को थोड़े ध्यान से पढ़ना है। और इसके ऐसा नहीं है कि 33 नंबर लाने हैं तो ऐसे आ जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है कई बार ये भी लाने। तो आपको इसकी भी डेली प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको सी सेट को लेकर आपकी कट ऑफ पर कोई इफेक्ट न पड़े और आपका फर्स्ट पेपर जो है वो क्लियर हो जाए। तो जो आपका फर्स्ट पेपर है, तो जो प्रीलिम्स का पेपर है 200 नंबर का, तो आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके नंबर सिर्फ जो जीएस का पेपर है वो कट ऑफ आपको क्लियर करनी पड़ती है, और जो सी सेट का पेपर है उसके में आपको 33 मार्क्स लाने पड़ते हैं। तो आपको ये चीज क्लियर होगी। और जीएस अगर फर्स्ट पेपर में आपको जीएस क्लियर होती है, तो आप जो प्रीलिम्स क्लियर होता है तो आप अगली स्टेज में एंटर करते हैं मेंस के लिए। तो जो आपकी फाइनल कट ऑफ लगती है ना मेंस और इंटरव्यू के बाद, वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स पर लगती है, ना कि प्रीलिम्स के मार्क्स उसमें कहीं पे भी इंक्लूड नहीं होते हैं। प्रीलिम्स के मार्क्स सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने के लिए और आपको अगली स्टेज में जाने के लिए आपको कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है। लेकिन जो फाइनल लिस्ट लगती है वो मेंस और इंटरव्यू के बेस पर लगती है, उसमें प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं। तो टोटल कितने मार्क्स पे लगती है? तो टोटल 675 नंबर पर आपकी जो उसमें से आपको जो कट ऑफ होती है वो आपको डिसाइड करती है कि आपका एसटीएस में सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद आता है मेंस एग्जाम पैटर्न। तो मेंस में आपको बताना है कि मेंस में आपको कौन कौन से एग्जाम होते हैं। तो मेंस में सबसे पहला पेपर होता है इंग्लिश का, 100 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे का होता है। और दूसरा पेपर होता है हिंदी का, तो इसमें भी 100 नंबर का पेपर होता है और 3 घंटे का होता है। और जो पेपर 3 होता है ये जनरल स्टडी का होता है, 200 नंबर का होता है और इसमें भी 3 घंटे का पेपर होता है। और पेपर 4 जो होता है ऑप्शनल, इसमें ऑप्शनल की आपको लिस्ट में आपके आगे जाके बताऊंगा कि ऑप्शनल में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, जिसमें आपको पहले तो क्या आता है कि एससीएस में या एक चेंज और हुआ है इसमें। पहले क्या होता था कि एससीएस में आपको 2 ऑप्शन चूज करने पड़ते, लेकिन अब एससीएस ने इसको चेंज कर दिया। तो अब आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज करना है, एक ही ऑप्शन चूज करना है। तो आपको उसमें आपको अपनी मर्जी है, आपको इतने सारे सब्जेक्ट हैं, आप उसमें से एक कोई भी चूज कर सकते हैं। और उसमें भी 200 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। ये जो पेपर है, जो प्रीलिम्स था वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आते थे, जो लेकिन मेंस है इसमें सब्जेक्टिव टाइप आते हैं, इसलिए आपको 3 घंटे दिए गए हैं। तो आपको इसमें रिटन एग्जामिनेशन होता है। तो ये जो चारों पेपर है ये अलग अलग दिन पर पूछे अलग अलग दिन पर होते हैं। ये एक दिन में अब कभी भी कंडक्ट नहीं होते, ना ही हो सकते, क्योंकि जो सब्जेक्टिव पेपर है उसके लिए पूरा रिटर्न करना पड़ता है। अगला पेपर जो फर्स्ट पेपर है इंग्लिश और इंग्लिश ऐसे, तो आपको मैं बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं। The aim of the paper of the test a candidate ability to read, understand serious descriptive prose to express idea clearly correctly। आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आपकी इंग्लिश में थोड़ी बहुत तो क्लैरिटी होनी चाहिए, आप रीड कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, ताकि आपको अगर अच्छे से अगर आपको कोई पोस्ट दी जाती है, ऑफिसर पोस्ट दी जाती है, तो आप किसी से डील कर सके। ये नहीं है कि आपको सिर्फ हिंदी आती है तो आप उसको पेपर को क्लियर कर जाएंगे, नहीं। पेपर अगर आपको आगे जाके डील करनी है तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आनी चाहिए। आपसे कोई पर्सन मिलने आता है, बाहर से आता है, फॉरनर्स आता है, तो जो ऑफिसर होता है उसको हर चीज की यही इस पेपर में आपकी एबिलिटी चेक की जाती है। तो इसमें जो है जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, प्रिसाइज राइटिंग होती है, तो कंपैरिजन ऑफ गिवन पैसेज होता है, मतलब आपको एक कंपैरिजन दे दी जाएगा, उसमें से आपको उसमें आंसर आपको बताने हैं। ये नहीं कि उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप दे दिया जाएगा, उसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको उसका आंसर बताने हैं। आपको कोई ऐसे पूछा जाएगा, ऐसे लिखना है, यूजेस ऑफ वोकैबुलरी से रिलेटेड आपको उसके एक्सप्लेनेशन देनी है। और जनरल ग्रामर, जो जनरल ग्रामर होते हैं, जो उसके रूल्स होते हैं वो भी आपसे पूछे जाते हैं। जो आपके जनरल ग्रामर है उसको फिलअप हो जाएगा, तो आपको बताना है कि उसके अंदर क्या आएगा, या वैसे आपसे पूछ लेंगे, इडियम पूछ लेंगे, फ्रेजेस पूछ लेंगे, या वन वर्ड पूछ लेंगे, तो आपको उसमें ही बताना है कि आपको उसमें क्या लिखना है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें आपको अपना माइंड यूज करना पड़ता है। अगला पेपर आता है हिंदी और हिंदी ऐसे का। तो हिंदी में भी यही चीज आपको होता है, ट्रांसलेशन ऑफ एक इंग्लिश का पैसेज दे दिया जाएगा, उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेशन कर लिखना है। आपको लिखना है कि इसी क्या लिखा हुआ है और इसको आप हिंदी में क्या क्या ट्रांसलेट कर सकते हैं। और उसके बाद राइटर और प्रिसाइज राइटिंग, जैसा कि जो मैंने आपको बताया था कि जो इंग्लिश में प्रिसाइज राइटिंग होती है वैसे हिंदी में प्रिसाइज राइटिंग होती है। प्रिसाइज राइटिंग का मतलब क्या होता है, समराइज करना। कोई भी अगर आपको पैराग्राफ दिया गया है उसको समराइज करके अपनी लैंग्वेज में लिखना, ना ये नहीं कि उसमें से टॉपिक आपने जो चुन लिया उसके सब आप जो भी उसके मेन पॉइंट होते हैं, जो उसके मेन हेडिंग्स होती हैं वो आप यूज कर सकते हैं, मेन जो कंटेंट है उसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें प्रिसाइज का मतलब है कि समराइज करना, उसको अपने उसमें वे में लिखना।
अगला एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेज पोस्ट एंड पोएट्री इन सेम लैंग्वेज। आपको हिंदी पैसेज को एक्सप्लेन करना है अपनी लैंग्वेज में। आपको ये नहीं कि उसमें से रट्टे, मतलब ये पेपर ना आपकी एबिलिटी को चेक करता है कि आप कितना किसी पे चीज को माइंड लगाकर आप पूरा कर सकते हो। तो आपकी एबिलिटी को इसमें चेक किया जाता है। कॉम्पोजिशन, इडियम्स हो गए, करेक्शंस हो गई, जो मुहावरे हो गए, या आपको मुहावरा दे दिया जाएगा, उसको आपको पूरा लिखना है, आपको उसको सब्जेक्टिव वे में लिखना है, ताकि और ऐसे ऑन स्पेसिफिक टॉपिक, जैसे कि इंग्लिश में पूछा गया था वैसे ही हिंदी में ऐसे पूछा जाता है। उसके बाद तीसरा टॉपिक आता है जनरल स्टडी। और जनरल स्टडी का जो पेपर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट में क्या कौन कौन से टॉपिक आते हैं, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड इंडियन कल्चर। इसमें आपको हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया और इंडियन कल्चर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं आती है, ये ध्यान रखना है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी सिर्फ आपकी प्रीलिम्स में पूछे जाती है, जो मेंस में आपकी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है इसमें इंडियन पॉलिटी, करंट नेशनल इशू एंड टॉपिक ऑफ सोशल रेफरेंस। तो सोशल इशू से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं, तो आपको अगर मेंस क्लियर करना है तो आपको जो बेसिक्स है वो आपको एनसीईआरटी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, रेफरेंस बुक बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, करंट अफेयर्स आपके बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, ताकि आप करंट अफेयर्स में लेकर फैक्ट क्लियर कर सके। मैं आपको अगली वीडियो में, अब मैंने आपको वादा किया है तो मैं आपको जो बताऊंगा कि आपको एक एक टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, ताकि आपको आने वाले एसएस के एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और दूसरा पार्ट जो है उसमें इंडियन एंड वर्ल्ड फॉरेन अफेयर्स, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, रिलेटिव मैटर, न्यूक्लियर पॉलिसी, इंडियन ब्रॉड, मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा, और इंटरनेशनल रिलेशन ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको करंट की बिल्कुल नॉलेज होनी चाहिए। आप कोई भी एक पेपर ले सकते हैं, चाहे हिंदू है चाहे इंडियन एक्सप्रेस है, जिसमें आपको आर्टिकल्स पढ़ने हैं, आपको समझने हैं कि अपने देश में इंटरनेशनल रिलेशन किस कंट्री के साथ कैसा चल रहा है। जो करंट के होते हैं वही ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी हो गई, और इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशन, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उसके बारे में पूछ लिया जाता है। उसका एक्सप्लेन करके लिखो कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसका मेन एम क्या है, और वो न्यूज में क्यों है, ये चीजें आपसे पूछी जाती है। डेवलपमेंट इन फील्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्पेस, प्रीलिम्स में क्या था, जनरल साइंस, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लेकिन इसमें क्या है, डेवलपमेंट इन फील्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, जो डेवलपमेंट अपने देश में हो रही है कम्युनिकेशन एंड स्पेस पे, ये सब उसके रिलेटेड, मतलब जो सेकंड पार्ट है, ज्यादातर आप देखो तो करंट अफेयर से रिलेटेड जो आपका सेकंड पार्ट है, वो आपको करंट अफेयर आपका अच्छा होना चाहिए, आपको हर एक टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद स्टैटिकल एनालिसिस, ग्राफ एंड डायग्राम, मतलब ये सारा कुछ एक तरह का किसमें आता है, ये सारा कुछ करंट अफेयर में आता है। उसके बाद लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट की आपको लिस्ट दी गई है, तो आपको चूज करना है कि आपकी मर्जी है, आप कोई भी एक जो आपको अच्छा लगता है, पहले उसका सिलेबस देखिए कि उसका सिलेबस क्या है, कोई भी आप टॉपिक डालिए और साइड में लिख दीजिए इसका सिलेबस, मतलब एग्रीकल्चर ऑप्शनल सिलेबस, तो आपको उसका सिलेबस पता चल जाएगा। तो इसमें टॉपिक कौन कौन से, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बोटानी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, इंग्लिश लिटरेचर और ज्योग्राफी। तो इसमें कई टॉपिक्स हैं, इसमें खाली 10 टॉपिक नहीं है। आप सोचोगे कि इसमें 10 है तो हमारे मतलब का कोई भी टॉपिक नहीं है। तो इसमें इंडियन हिस्ट्री, लॉ, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, साइकोलॉजी, पब्लिक एड, सोशोलॉजी। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई भी समझ ना आए तो आप इसका एक बार पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, पब्लिक एड का सिलेबस और सोशोलॉजी का सिलेबस देख लीजिए, क्योंकि इनका सिलेबस ज्यादा नहीं है और आपको इजिली समझ भी आ जाएगा। अगर आपको माइंड में ना लगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो आपको पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक एड और सोशोलॉजी में से कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और एक नए सब्जेक्ट अभी इसी साल एड एचसीएस में ऐड किए गए हैं, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, मैनेजमेंट, मेडिकल साइंस, फिलोसफी एंड स्टैट। तो आपको ये 6 सब्जेक्ट भी ऐड किए गए हैं, ताकि अगर अब आपको कई लिस्ट हो गई तो इसमें 10 ये 20 और 20 और 6 26 सब्जेक्ट आपके पास है। आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका माइंड नया लग रहा हो तो एक बार पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, पब्लिक एड का सिलेबस और सोशोलॉजी का सिलेबस जरूर देखिएगा, ताकि आपको हर एक उसकी नॉलेज मिल सकेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ये था कंप्लीट एससीएस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगली वीडियो में आपसे डिस्कशन करूंगा कि एससीएस आपको कैसे क्लियर करना है, और आपको एक डेली एक क्लास मिलेगी जिसमें आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे एससीएस से, और जो हरियाणा के हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जो जीएस है वो हरियाणा के हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो आपको ज्यादा उस
चैनल को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हर किसी के पास वीडियो पहुंच सके। और अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हो कि मतलब किस सिलेबस की पीडीएफ, किसी स्टडी मटेरियल की पीडीएफ, तो आप विनर ऑनलाइन दो स्टडी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वेबसाइट पर जाकर सभी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और आपको उसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो भी आपको चाहिए, आप उसमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको जल्दी जल्दी उसमें प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच।